हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। माई सेल्फ आकाश द्विवेदी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जिसकी डेट बहुत जल्द आने वाली है, ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन में बता ही दिया गया था कि दिसंबर लास्ट से जनवरी के बीच में आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय में अपना जो सीटेट का एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं, जो कि आपका मैथ में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, सीडीपी में भी आता है और ईवीएस में भी कहीं ना कहीं टच करता है। तो इस सेक्शन को हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, कैसे इस सेक्शन में हम लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए हमारा चैनल एक सीरीज स्टार्ट कर चुका है सीटेट के लिए। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि सीडीपी के कई वीडियोस डाले गए हैं हमारे सीडीपी के सर द्वारा, जिन्होंने पेडागोजी को कवर किया है। इंग्लिश के वीडियो शुरू हो चुके थे। इंग्लिश के आपका पहला टॉपिक जो लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन था, उसकी पहला पार्ट, उसकी पहली क्लास आपकी पढ़ चुकी है। आज मैं उसकी दूसरी क्लास लेके आया हूँ। इसी सिलसिले में आगे मैथ्स पेडागोजी की भी क्लासेस आपके चैनल पे आने वाली हैं और इन क्लासेस के जरिए इस चीज़ की गारंटी है कि अगर 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे पेडागोजी के, तो उसमें एटलीस्ट हर हाल में आप लोग 12 से 13 मार्क्स तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। बाकी के जो 15 हैं उनमें आप 15 आउट ऑफ 15 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 15 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके फैक्ट्स पे बेस्ड आते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग, मैंने जो अपनी इंग्लिश की क्लास लास्ट आपकी चैनल पे पढ़ी हुई है, इंग्लिश पेडागोजी की लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन पहला टॉपिक था हमारा, उसका पहला पार्ट आपके चैनल पे पढ़ा हुआ है। अब हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं कि आगे कितना चैप्टर बचा हुआ था और आगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, लास्ट जो क्लास है उसका जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था कि कैसे लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो आपस में डिफर करता है, यानी कैसे अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, और उसके अलावा हम लोगों ने अपने कुछ टर्म डिस्कस किए थे, जैसे मल्टी लैंग्वेलिज्म और बाइलिंगुअलिज्म। ठीक है, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक तमिल स्टूडेंट का कि बाइलिंगुअल कैसे हो सकता है, मल्टीलिंगुअल कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपना जो वही पहला टॉपिक चल रहा है उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। उस सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी कि जो हमारे टॉपिक की हेडिंग थी लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। आज हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये एक्विजिशन और लर्निंग ये दोनों चीजें है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। लिखा हुआ है व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस प्रोसेस क्या होता है? अब ये तो बड़ा जटिल वर्ड आ गया है, हिंदी में कहा जाएगा तो बहुत ज्यादा कठिन है। क्या है सबकॉन्शियस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, सबकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जब आप पूरे होशो हवास में कोई चीज सीख रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि आप क्या सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं या बुरा सीख रहे हैं। ठीक है, वहां पे बोला जाएगा कि आपने कोई चीज कॉन्शियस प्रोसेस से गेन करी है, यानी आपने अपने पूरे दिमाग से पूरा फोकस्ड होके आपने वो चीज गेन करी है। और सबकॉन्शियस प्रोसेस जो होता है उसमें आप अनजाने में कोई चीज सीख लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ये चीज सीख चुके हैं। वहां पे आपका काम करता है सबकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक, ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल। इस प्रोसेस के दौरान जब बच्चे कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको ग्रामेटिकल रूल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेटा अगर आपको देखना है तो आप किसी सिटी के बच्चे को उठा के 1 महीने के लिए गांव छोड़ आइए। या आपके घर में ऐसा होता होगा, जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आप लोग जब शहर में हरदोई में रह रहे होंगे या आपने किसी सिटी में रह रहे होंगे, उसके बाद जब आप गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते होंगे, तो जब गांव से वापस आते होंगे 2-2.5 महीने के बाद, तो 100% गारंटी मैं ले सकता हूं कि 15 से 20 दिन तक आप वहीं की लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपने अनजाने में ही उस लैंग्वेज को गेन कर लिया है जो आपके गांव में बोली जाती थी। उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आ चुका है, उसको आपने सीखा नहीं है क्योंकि आप तो छुट्टियां मनाने गए थे, आप लैंग्वेज सीखने तो गए ही नहीं थे। लेकिन अनजाने में, खेल खेल में आपके सबकॉन्शियस प्रोसेस के जरिए आपने गांव की लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं घरों में नहीं बोलते हैं कि ये लड़का गाली बहुत देने लगा आजकल। छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं कि अरे बहुत गाली देता है, बहुत गंदा लड़का है। तो बेटा क्या वो किसी क्लास में गाली सीखने गया या उसने किसी किताब में पढ़ा कि क्या गाली होती है, कैसे दी जाती है? नहीं, उसने कैसे सीखा? उसने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से सीखा होगा। पता चला वो सड़क पे खड़ा है या वो छत पे खड़ा है, कोई लड़का निकला नीचे से गाली देते हुए, अब उसके दिमाग में आ गया चीज, यार ये कौन सा वर्ड है आखिर,
फिर कोई दूसरा निकला लड़का, उसने भी वही चीज बोली। तो अब उसके दिमाग ने उस चीज को कैप्चर कर लिया बिना उसका मीनिंग समझे, बिना उसका यूज मिसयूज समझे, बिना इवन ये समझे कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस है ही नहीं। भाई आप लॉजिक किसी चीज में तब लगाते हो जब आप कॉन्शियस होते हो, तब आप सोचते हो कि हाँ ये इजी चीज है, ये कठिन चीज है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये यूजफुल है या मिस यूजफुल है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आप सीख रहे हो तो आप क्या ही सोचोगे उस चीज के बारे में। यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है जब हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा ऐसे बोलने लगा है, बच्चा वैसे बोलने लगा है, बच्चे को बात करने की तमीज नहीं है। तो बेटा बच्चा तमीज सीखने स्कूल नहीं जाता है, बच्चा तमीज अपने घर के एटमॉस्फेयर से और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ही सीखता है। उसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। कुछ बच्चे होते हैं जो तू तड़ाक करके बात करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आप करके बात करते हैं। दोनों स्कूल नहीं गए हैं लेकिन दोनों ने लैंग्वेज एक्वायर करी है। किसी ने तू तड़ाक वाले एटमॉस्फेयर से एक्वायर करी है और किसी ने आप वाले एटमॉस्फेयर से एक्वायर करी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है मदर टंग। अब वही आपकी क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं या आपकी मातृभाषा कह सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो आई एम ए बॉय या हाउ आर यू, हाउ डू यू डू ऐसे नहीं बोलता है। वो ऐसे बोलता है आप कैसे हैं और क्या हो रहा है, इस तरीके से बोलता है, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है। तो जब वो चारों तरफ अपने हिंदी सुनता है तो वो हिंदी ही बोलना सीख जाता है। ठीक, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये क्वेश्चन बन जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस, लॉजिकल प्रोसेस या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन है वो आपका नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक रूप से आप सीखते हैं चाहे आप चाहो या ना चाहो। अब हमारे लाइफ की जो या बच्चे की जो स्टेजेस होती हैं वहां पे लैंग्वेज एक्विजिशन कहां पे कितना इफेक्टिव होता है। सबसे पहली स्टेज होती है कूइंग, जो होती है 6 वीक यानी 6 हफ्ते का। अगर कोई बच्चा है, 6 हफ्ते का कोई चाइल्ड है तो वो क्लियर कुछ भी नहीं बोल पाएगा, वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप देखते होंगे आपके घरों में अगर बच्चे हैं या आस पड़ोस कहीं पे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे 6 हफ्ते के या 6 से अंदर के, तो आप देखते हो उठते उठते रोने लगते हैं हुआ हुआ करके। तो उनको हाँ में छोटे ऊ की मात्रा और बड़ा किसी ने सिखाया नहीं सिखाया, ये उनके मुंह से अपने आप निकल रहा है। तो ये जो वर्ड्स निकलते हैं, जो साउंड्स निकलते हैं, वोकल साउंड्स निकलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है कूइंग। और ये स्टेज आपकी चलती है शुरुआत के 6 हफ्तों तक। फिर दूसरा आता बैबलिंग, 6 मंथ। अब जब 6 महीने का बच्चा है तो वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो क्लियर बोलने लगेगा। अभी तक तो उसको पता नहीं था वो क्या बोल रहा है, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा। इस स्टेज में वो अनजाने में बोल भी रहा था, उसको पता भी नहीं था। वो रोते हुए एक साउंड निकाल रहा है, उसको उस साउंड की जानकारी ही नहीं है। लेकिन बेटा इस केस में क्या होता है, जब 6 मंथ्स की कंडीशन होती है, 6 मंथ की अवस्था होती है, तो उसमें क्या करता है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं क्या, बेटा बोलो मम्मा पापा ऐसे करके बुलवाते हैं ना, और वो कोशिश भी करता है बा बा ऐसे करके बोला करता है। तो उसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए बैबलिंग बोल दिया गया, यानी वो कोशिश करता है, ऊट पटांग उसके मुंह से लेटर्स निकलते हैं। बा को पा बोल देता है, पा को फा बोल देता है, इस तरीके से कई सारे लेटर। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन जो होती है, सेकेंड स्टेज जो बैबलिंग होती है, ये चलती है 6 महीने तक। फिर आता है 1 वर्ड स्टेज, जब बच्चा एक शब्द बोलना सीख जाता है, जो कि सबसे इजी होता है, जैसे चाचा पापा दादा, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं 1 वर्ड्स, जब वो बोलना सीख जाता है, उस स्टेज को बोलाता है तीसरी स्टेज, जो चलती है आपकी 1 साल तक। फिर आते हैं 2 वर्ड्स स्टेज, जब बच्चा 2 शब्द बोलने लगे या 3 शब्द बोलने लगे। यहाँ पे 2 का मतलब 2 ही नहीं है, 2-3 शब्द बोल सकता है, जैसे मम्मा पापा, पापा चलो, ऊपर चलो, बाहर चलो, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आपके होते हैं 2 वर्ड्स स्टेज में, जो कि चलती है आपकी 18 महीने यानी कि 1.5 साल की एज तक। ठीक, फिर आता है लॉन्ग अटरेंस, जब बच्चा पूरे सेंटेंस बोलने लगता है, भले वो तुतला के बोले या वो एग्जैक्ट सही नहीं बोल पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो इतना बोल रहा है कि सामने वाले इंसान को उसकी बात समझ में आ रही है। वो होती है आपकी 5वीं स्टेज, जिसको बुलाता है लॉन्ग अटरेंस। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 से 4 साल तक। ठीक है, ये 5 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके टाइम पीरियड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछ देगा कि इफ अ चाइल्ड इज 6 मंथ ओल्ड, अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो विच स्टेज इज ही फॉलोइंग, वो कौन सी स्टेज फॉलो कर रहा है, कूइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड या लॉन्ग अटरेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग अटरेंस गलत हो जाएगा, कूइंग गलत हो जाएगा, 1 वर्ड गलत हो जाएगा। 6 महीने का बच्चा बैबलिंग स्टेज को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्विजिशन हो गई, एक्विजिशन की स्टेजेस भी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, यानी लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है।
इट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न अ न्यू लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी। ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसके जरिए हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। कैसे? ग्रामर रूल्स की मदद से। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? आपके शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग के जरिए आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, पूरी दिलो जान से आप शिद्दत से जुटे पड़े कि बस आप कैसे करके हमको 3 महीने में अंग्रेजी बोल के दिखानी है। तो क्या अंग्रेजी आप एक्विजिशन से बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। मदद मिलेगी लेकिन आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। अच्छे से कब बोल पाएंगे? जब आप लैंग्वेज लर्निंग वाला प्रोसेस करेंगे, जब आप पूरा फोकस ही लगा दें कि अब दुनिया जाए भाड़ में, हमको अंग्रेजी सीखनी है, तब लैंग्वेज लर्निंग काम आएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप अंग्रेजी के रूल्स पे भी ध्यान देंगे, आप उसकी वोकैबुलरी भी समझेंगे कि हमको ये वर्ड ज़्यादा इफेक्टिवली बोलना है या ये वर्ड ऐसे बोला जा सकता है। वहाँ पे आपकी काम करती है लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें बेटा देखिए, पहली चीज़ में 2 पॉइंट होते हैं। पहला क्या? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फॉरेन लैंग्वेज। सेकेंडरी या फिर फॉरेन लैंग्वेज, यानी ये जो होती है ये आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज भी होती है। इसी को हम लोग कहीं कहीं फॉरेन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। जैसे हमें हिंदी बहुत अच्छी आती है, एकदम भयंकर वाले हिंदुस्तानी है हम लोग, तो हमारे लिए क्या है? अंग्रेजी जो है वो आपकी फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी। और अगर अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो उनको अंग्रेजी बहुत भयंकर तरीके से आती है। अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज बोले तो बहुत बड़े अंग्रेजिस्तानी हैं वो, उनके लिए हिंदी जो है वो हमारी फॉरेन लैंग्वेज बन जाती है या सेकेंडरी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक? तो जो भी लैंग्वेज हम लर्न करने जाते हैं, जो हमने खुद से नहीं सीखी है, वो सारी लैंग्वेजेस हमारे लिए कैसी हो जाती हैं? सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाती है या फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है। दूसरी चीज यहां पे लिखा था इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक, लेकिन क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आपका आर्टिफिशियल प्रोसेस है या ये आपका प्री प्लान्ड प्रोसेस है। इसके बारे में आप पहले से प्लानिंग करते हो तब आप सीखते हो। दूसरी चीज ये जो आपका प्रोसेस होता है ये आपका सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है और ये आपका कॉन्शियस प्रोसेस के जरिए होता है। यानी कि इसमें आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ता है, पूरा फोकस रहना पड़ता है कि आपने कितनी चीजें सीखी हैं और उनको आप कैसे कैसे यूज कर रहे हो। ठीक, अब जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग है आप सीखते टाइम इन पार्ट्स को कैसे क्या ध्यान रखेंगे, क्या होते हैं ये पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फोनेम। ठीक, जो हमारा फोनेम होता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये हमारे लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती, यानी बिना इस यूनिट के लैंग्वेज बन ही नहीं सकती या बोली ही नहीं जा सकती। होती क्या है? इट डज नॉट हैव मीनिंग इटसेल्फ। इसका कोई भी खुद में मीनिंग नहीं होता, यानी ये मीनिंग लेस होती है। जैसे कि ABCD, इन शॉर्ट आपके मुंह से जो भी लेटर निकल जाए, चाहे वो बचपन में निकले बेटा, चाहे बड़े होके निकले, वो सभी लेटर्स आपके क्या कहलाते हैं? फोनेम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे लेटर्स, ऐसे साउंड्स जिनका मीनिंग नहीं होता है लेकिन बस वो निकल जाते हैं, उनको बुलाता है फोनेम्स। और वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है सीटेट में कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज? फोनेम, मॉर्फिम, सिमेंटिक, सिंटेक्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोनेम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन वो मीनिंगलेस है, उसमें आपको मीनिंग की जरूरत ही नहीं है। मॉर्फिम में क्या होता है? मॉर्फिम आपका स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, यानी ऐसी सबसे छोटी यूनिट जिसका खुद का अर्थ है, जिसको आप बोलने पे सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ आपने ये वर्ड बोला है। ठीक, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। लेटर्स को जोड़ के ये वर्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल लेटर का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो जब लेटर्स को ऐड कर दिया जाएगा, जैसे कि CAT, इन तीनों लेटर्स को ऐड किया गया तो क्या बन के आया? कैट बन के आया। अब ये जो कैट बन के आया, इसका मीनिंग है कि कैट माने क्या होता है? बिल्ली होता है। तो जब कैट की मीनिंग निकल के आ रही, इसका मतलब जो हमारा कैट है वो क्या हो जाएगा? मॉर्फिम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है? When all the words in a sentence have meaning, then it is known as semantic sentence। यानी कि जब हमने कई सारे वर्ड्स को उठा के एक साथ रख दिया और उसकी मीनिंग निकाल दी, यानी हर एक वर्ड जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसकी अपनी मीनिंग है, वो मीनिंगफुल वर्ड है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिमेंटिक सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल। राम यानी एक लड़का है जिसका नाम राम है, गोज माने हो गया जाना और स्कूल माने हो गया स्कूल। स्कूल माने स्कूल नहीं, स्कूल माने विद्यालय होता है। हिंदी हिंदी होती है, इंग्लिश इंग्लिश होती है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंटेक्स। सिमेंटिक और सिंटेक्स ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का खड़ा हो जाए तो बात अलग है, वरना या तो सिमेंटिक गिरेगा या सिंटेक्स गिरेगा। ठीक, जैसे सिंटेक्स क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, सिंटेक्स में सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस आखिर आपका बना कैसे है, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, कौन सब्जेक्ट यूज हुआ है, कौन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, कौन वर्ब यूज हुआ है, क्या वर्ब वर्ब की जगह पे यूज हुआ है या सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब की जगह पे आ गया और वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ये सारी चीजें जब चेक होती हैं, ये सारी चीजें जब देखी जाती हैं, वो आपका कहलाता है सिंटेक्स। ये आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, इसमें लिखा हुआ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट करेक्ट प्लेस, यानी कि सिंटेक्स में यही चेक किया जाता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या अपनी अपनी जगह पे हैं या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। ठीक, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमने वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए हैं। बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के आगे आता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ही हैज डन हिज HW यानी कि होमवर्क, गृह कार्य, घर को दिया जाने वाला कामकाज जो स्कूल में मिलता है। तो ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है या वो अपना होमवर्क कर चुका है। अब इसमें अगर हम डन पीछे लगा दें, हैज आगे लगा दें, तो ये स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को जिस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग चेक करते हैं या जिस टर्म के अंतर्गत हम लोग चेक करते हैं वो हमारा कहलाता है सिंटेक्स। ठीक, लास्ट टर्म है हमारा एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, इसको हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक अच्छा टर्म है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट देता है। कैसे? इट इज अ पंक्चुएशन। पहली चीज तो क्या है, एलिप्सिस जो है वो एक पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन क्या होता है, यानी कि सेंटेंस में यूज होने वाले ऐसे सिंबल्स जो सेंटेंस को और अच्छे से क्लियर करते हैं वही हमारे होते हैं पंक्चुएशन। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो इस तरीके के जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पंक्चुएशन। हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। हिंदी तो किसी को आती ही नहीं है, सब अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पे। तो एलिप्सिस क्या होता है, इट इज अ पंक्चुएशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। मैंने यहाँ पे 3 डॉट बनाए हैं। ठीक, तो एलिप्सिस जो होता है वो एक पंक्चुएशन होती है जिसमें कि 3 डॉट बने हुए होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा ये मूवी वगैरह में या जब आप कोई वो पढ़ते हो, स्टोरी बुक वगैरह या नॉवल वगैरह पढ़ते हो, उसमें यूज होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नेग्लेक्ट समथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी। जब हमको कोई ऐसी चीज नेग्लेक्ट करनी होती है जो कि हमारे सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है, यानी कि हम उस चीज को अगर छोड़ भी दें, ना भी पढ़ें, तब भी हमारा काम चल जाएगा, वहां पे हम क्या करते हैं, एलिप्सिस का यूज करते हैं। इसका बेसिक यूज होता है कि आपको किसी सेंटेंस के पहले पॉइंट से डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है बिना बीच में किसी भी चीज को पढ़े हुए या बीच में जो भी राम कथा लिखी हुई है उसको इग्नोर करते हुए, तब आप एलिप्सिस का यूज करेंगे। जैसे आफ्टर स्कूल आई वेंट टू मार्केट विच इज नियर टू इट, यहां पे जो इट है ये आपका स्कूल वाला है, टू बाई वेजिटेबल्स। स्कूल के बाद मैं मार्केट गया जो मेरे स्कूल के पड़ोस में है। अब मैं मार्केट क्यों गया, वेजिटेबल खरीदने गया। अब अगर कोई इंसान, मान लो आप अपना एग्जांपल लो, आप स्कूल गए हो, ठीक है, स्कूल आपका 4 बजे छुट्टी हो जाती, भैया हो गई छुट्टी, 4 बजे छुट्टी होके आपने सोचा कि चलो यार थोड़ा मार्केट आर्केट कर ली जाए, या चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी समझ लो, कोई बच्चा गया है वो चॉकलेट खरीदने चला गया। अब चॉकलेट खरीदने जाने में उसको हो गया घर पहुंचने में लेट। रोज वो घर पहुंचता है 4:30 बजे, आज वो घर पहुंचा है 5 बजे। तो क्या उसके मम्मी पापा इस चीज को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि वो मार्केट क्यों गया था या वो कहां गया था, या वो इस चीज को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि मार्केट थी कहां पे? जाहिर सी बात है वो ये 2 चीजें जानने में, पहली चीज तो वो ये जानेंगे कि लड़का हमारा रहा कहां इतनी देर। दूसरी चीज वो ये जानेंगे जब वो बताएगा कि हम मार्केट गए थे, तब वो तुरंत पूछेंगे क्या करने गए थे मार्केट, कौन सी ऐसा तुम अनमोल रतन लेने चले गए थे। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी चीज। वो ये नहीं पूछेंगे कि कहां थी मार्केट, कैसे गए, ये सब कोई नहीं पूछता है बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें इस सेंटेंस में 2 ही हैं। पहला तो उसका मार्केट जाना और वो मार्केट क्यों गया, ये 2 चीजें जरूरी हैं। अब जाहिर सी बात है अगर लड़का बीच वाली चीज बताएगा तो लड़के के ऊपर अगर 2 झापड़ पड़ रहे होंगे तो लड़का उस टाइम पे 4 पा जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप समझेंगे कि एक तो मार्केट के ऊपर से बकवास बता रहे हैं उनको, ठीक है, तो इसीलिए लड़का बचने के लिए क्या करेगा, बीच वाला हिस्सा गायब कर देगा।
तो गायब कौन सा हिस्सा हो सकता है? विच इज नियर टू इट, यानी वो मार्केट जो हमारे स्कूल के पड़ोस में है, ये हिस्सा आप गायब कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू मार्केट, फिर उसके बाद 3 डॉट लगा देंगे, फिर लिखेंगे टू बाई वेजिटेबल्स, यानी स्कूल के बाद में मार्केट गया, क्या लेने गया? सब्जी लेने गया। मार्केट कहाँ है? सब्जी की दुकान कैसी थी? ठेला था, पक्की दुकान थी, खोखा था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, और ना हमारे माता पिता को लेना देना होगा, हमारे मतलब बच्चे के माता पिता को। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 टर्म्स जो हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लैंग्वेज लर्निंग के समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन 5 क्वेश्चन से बहुत अच्छे से, इन 5 टर्म से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सेंटेंस दे देगा और आपको सेंटेंस में बताना होगा कि इन 5 में से कौन सा टर्म यूज हुआ है। ठीक, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन जो आपका पहला टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक आपका इस पार्ट के साथ में कंप्लीट हो गया है। इसका पहला पार्ट का लिंक आपके YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पहले आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखिए, आपको ये पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। और आपका पहला टॉपिक सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, और सारे टॉपिक्स क्लियर कराने के बाद हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी किस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बनता है, उनको भी सॉल्व करेंगे। उनकी एक अच्छी सीरीज लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए और सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।